बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। जब मैं कहती हूँ ना बच्चों को दुआएं, तो यकीनन अपने बच्चों के लिए दुआएं दिल से निकलती हैं। और वालिदैन के लिए जो बच्चे हैं ना, वो बाकायदा एक जो है ना मुस्तकबिल होते हैं। और वालिदैन की कोशिश यही होती है कि अपना जो मुस्तकबिल है उसे बेहतर तरीके से परवान चढ़ाया जाए, उनकी परवरिश बेहतर तरीके से की जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन को उनके ख़ास तरीके से तरबियत करनी होती है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके। और ये तरबियत जो है बहुत मुश्किल मराहिल से गुज़र कर होती है, क्योंकि बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी तरबियत के हवाले से, उनके स्कूलिंग के हवाले से बाज़ बच्चे जो ना होते हैं वो आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं। और ऑटिज़म के जो शिकार बच्चे होते हैं ना, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ज़हनी हालत है जो बचपन में ज़ाहिर होती है बच्चों पे और ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। और इसका असर बच्चों की बातचीत, सोशल स्किल्स, रवैये और सीखने की जो सलाहियत है ना उस पर होता है। और नाज़रीन, ऑटिज़म जो है ना उसके 3 स्टेजेस भी होते हैं, जैसे माइल्ड, ठीक है, मॉडरेट स्टेज, और उसके अलावा सीवियर स्टेज होता है। इस पर भी आज हम बात करेंगे, तीनों स्टेजेस के ऊपर। और जो इन बच्चों की जो ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात होती है, ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं, इस पर बात करेंगे कि बच्चों को किन किन मसाइल का सामना रहता है, किस तरीके से वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। और हम बीइंग माशरा अपने स्कूल्स में, अपने गली मोहल्ले में, ठीक है, और किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं, इन बच्चों को इनका ट्रीटमेंट जो है, इन बच्चों के साथ जो रवैया है वो मुख्तलिफ है, और हमारा जो एटीट्यूड है वो इट्स नॉट द सेम। अच्छा, ऑटिज़म का अभी जो कॉज डायग्नोस्ड है ना वो हो ही नहीं सकी, पता ही नहीं है ये ऑटिज़म क्यों होती है। इसके मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि अगर जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाए उतनी जल्दी बच्चों के साथ जो है ना इसका इंटरवेंशन मुमकिन है। इन बच्चों की स्पेशल एजुकेशन होती है। इन बच्चों के पास क्या मतलब इन बच्चों के लिए हमारे पास कोई स्पेशल एजुकेशंस के लिए तालीमी इदारे मौजूद हैं। इनकी स्पीच थेरेपी बहुत डिफरेंट होती है, क्या इनकी स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसी होती है, कि और क्या पेरेंट्स को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को घर पर किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह तरबियत करें, और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं बच्चों के उनको किस तरीके से तरतीब दें। फिर ये भी होता है कि जो बच्चे हैं ना उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए इनको बहुत तैयार करने की ज़रूरत होती है। और ये वालिदैन के ऐसे ग्रुप्स, सपोर्टिव ग्रुप्स, जो सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाएँ, ऐसे बच्चे के हवाले से हमने आज का मौजू रखा है। और जिन मेहमानों को हमने यहाँ पे मदऊ किया है वो हैरान कुन सलाहियत के मालिक हैं। ये पेरेंट्स जो वाकई मेरे सामने भी हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। इनकी तरबियत को मैं कहूँगी सलूट करना चाहिए कि इन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि एक बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान बन गया। वाह, हाफिज़ुल कुरान बन गया। एक बच्चा जो है उसको कुरान पाक की ज़्यादातर सूरतें जो हैं वो हिफ्ज़ याद हैं, अज़बर हैं। और एक बच्चा जो है वो ना सिर्फ तकरीर अच्छी कर लेता है बल्कि होस्टिंग भी करता है और दूसरी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता है। तो ऑटिज़म जो है इसके हवाले से अवेयरनेस शो जो है वो आज आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं उनकी किस तरीके से तरबियत करनी है। और वालिदैन के लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगी आपसे, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है उसमें है डॉक्टर शुमाइला, ठीक है, और उन्हीं के साथ उनके बेटे मौजूद हैं इब्राहीम। और डॉक्टर शुमाइला जो है उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है समिया आफ्ताब हैं, ठीक है जी।
और उन्हीं के साथ उनके बेटे हैं रेहान ब्लैक शर्ट में, ठीक है, और रेहान के साथ ही जो तशरीफ़ फरमा है वो है आयशा अमजद, उन्हीं के साथ उनके बेटे ऑरेंज शर्ट में मोहम्मद अली मौजूद है, ठीक है जी। तो ये जो है इन बच्चों की मदर्स हैं आज हमारे पास हैं, मगर देखें बड़ा मुश्किल होता है ये सवाल भी करना, मगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम है इसलिए ताकि बाकी पेरेंट्स की मदद हो सके, इसलिए सारी की सारी मदद इसलिए आई। शुमाइला जी, डॉक्टर शुमाइला, सबसे पहले आपसे मदद करूँगी, ये बताइएगा कि ऑटिज़म जो है ये बेसिकली है क्या? ऑटिज़म जी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जिसमें 3 बेसिकली जो आपके एरियाज़ होते हैं जो इम्पेयर्ड होते हैं, आप इसे कह सकते हैं सोशल इम्पेयरमेंट है, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट है, इन बच्चों के रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, मतलब एक चीज़ को बार बार एक ही तरीके से करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर सोशलाइज करना नहीं पसंद करते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी नीड्स, स्पीच नॉर्मली डिले होती हैं, बस ये 3 मेजर एरियाज़ होते हैं जो ऑटिज़म के, बट देयर ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली, आप कह सकते हैं कि उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है टिपिकली डेवलपिंग बच्चों से। किस तरीके से इनकी सोच बाकी बच्चों से डिफरेंट होती है? मगर मतलब वैसे ही अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज में सारी चीज़ों में अगर इनको कोई चीज़ें चाहिए, कुछ बात करनी है तो वो सब समझा देते हैं, बोलने में स्पीच थेरेपीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इनको ज़रूरत होती हैं? बिल्कुल। अच्छा, वही मसला है ना कि सोशल इम्पेयरमेंट यानी कि किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, एंजाइटी होती है ज़्यादा लोग, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट मतलब अपनी नीड्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो इनको चाहिए वो नहीं बता पाते कि अगर इनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, बिकॉज स्पीच नहीं होती, तो इस वजह से स्पीच की एब्सेंस में ये अपनी चीज़ें उस तरह से नहीं बता पाते जिस तरह से इनको बतानी चाहिए, जिस तरह से टिपिकली डेवलपिंग बच्चे बता रहे होते हैं। उसके लिए फिर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम ABA थेरेपी करते हैं कि जो इनकी रिक्वेस्टिंग पे काम करता है, उसके बाद स्पीच थेरेपी जो इनकी बोलने चलने पे और इनकी बोलचाल पे उस पर काम किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इनकी जो सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, ग्रूमिंग स्किल्स हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स हैं, उन पे काम किया जाता है और वो बच्चे नियर टू नॉर्मल हो जाते हैं अगर उनको, जैसे आपने कहा, अर्ली तशखीस की जाए, अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो फिर ये नियर टू नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, आप बताइएगा इसका कोई ऐसा इलाज, आप लोग जैसे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, पूछते हैं, जाहिर सी बात है सारे जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले जाके जब डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको क्या लगता है जो बातचीत होती है आपकी मेडिकल के शोबे से जुड़े हुए जितने लोगों से आप लोग बात करते हैं, इसकी कॉज क्या होती है? इसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मुझे सबसे पहले रेहान का पता चला, और आज से कोई 15-16 साल पहले की बात है, क्योंकि रेहान 3 साल का था जब ये डायग्नोस हुए ना ऑटिज़म के साथ, तब तो खैर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो मैंने जब इसकी थेरेपी के लिए मैं लेके गई, इसकी स्पीच की असेसमेंट हुई और फिर बिहेवियर की, फिर डायग्नोस हुए कि ऑटिज़म के साथ हैं। फिर जब उन्हें हर चीज़ मेरे सामने रखी कि ये पूरी लाइफ आपको इनके साथ चलना पड़ेगा, वक्त तो इंतहाई मुश्किल था, लेकिन थेरेपीज़ जैसे जैसे स्टार्ट हुई, ज़्यादा कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा, इनकी जितने भी सेशंस हैं या जो भी थेरेपीज़ की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। पर सेशन जो है आपको मतलब 1500 पर मंथ जो है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख यहाँ तक जो है हमें इतनी ज़्यादा थेरेपी की जो है करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है? गवर्नमेंट लेवल पे है जी, बिल्कुल। लाहौर में जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, मैंने भी वहीं से शुरू किया था, क्योंकि तब तो कोई प्राइवेट अदारे नहीं थे इतने को खास, लेकिन मैंने रेहान की जो है थेरेपी वो चिल्ड्रन से ही स्टार्ट करवाई, तकरीबन कोई 10 साल मैं इसकी वहीं पे थेरेपी कराती रही। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ जो है वो मेरा रुझान हुआ। तो जैसे जैसे प्राइवेट, तब रेहान की थोड़ी चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर भी होनी शुरू हो गई थी। गवर्नमेंट लेवल पे होता है काम, लेकिन इतना तसल्ली बख्श नहीं होता, यानी हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जितनी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिलती। कभी कराया आपने गवर्नमेंट से कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई ऐसी थेरेपी लिया? गवर्नमेंट की बात की कोई? हाँ जी, गवर्नमेंट से मैं बताई हूँ, चिल्ड्रन से मैंने इसकी स्पीच थेरेपी करवाई, वहाँ पे अच्छा काम हुआ, स्पीच पे बहुत अच्छा काम हुआ, रेहान में इम्प्रूवमेंट भी आई। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ रुझान होता है, तो आपको टाइम भी इतना नहीं मिलता और बहुत कम टाइम मिलता है, फिर वो लंबा मतलब चलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चे को कवर होने में। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जब आप आते हैं तो बच्चे को पूरी अटेंशन मिलती है, पूरी तवज्जो मिलती है, तो बच्चे की रिकवरी फिर जल्दी हो जाती है।
अच्छा। लेकिन वो कॉस्टली तो होता है, सारी बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब बच्चों को लेके जाना होता है। फिर मदर्स या पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बाकी काम हो ना हो तो थेरेपी तो ज़रूरी है, वो तो हमने बच्चे को करानी है, क्योंकि अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर दोबारा तो हमारे हाथ में नहीं आएगा ना, तो फिर हमें कराना पड़ता है। और पेरेंट्स को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हें अपनी हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है अपना। अच्छा, हम पेरेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, जिनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं, उसको आपके सामने प्रॉपर आज एड्रेस करेंगे और गवर्नमेंट लेवल पे भी अपील करेंगे ताकि ये बात जो है पूरी दुनिया तक पहुँचे और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस डिज़ीज़ को जो है फोकस किया जाए। इस तरह के जो बच्चे पेशेंट्स हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाए और ख़ास तौर पे उनकी ट्रीटमेंट्स के हवाले से जो है ना, ऐसे इदारे, ऐसे अस्पताल जो हैं वो कुछ नॉर्मल रेंज में, कुछ नॉर्मल प्राइस में जो है उनको ट्रीटमेंट करें, बल्कि हर अस्पताल में इस ट्रीटमेंट के सेशंस को नॉर्मल बजट में करना चाहिए। इस पर बहुत सारी बातें करने को, मगर ब्रेक के बाद। आज ऑटिज़म के ऊपर बात कर रहे हैं। आप समझिए अवेयरनेस प्रोग्राम है जो ख़ासतौर पे जितनी भी मदर्स हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए और ख़ासतौर पे सोसाइटी को भी, क्योंकि हमारा माशरा जो है इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ समझता है। मुख्तलिफ हैं मगर इनको ट्रीट मुख्तलिफ नहीं करना, किस तरीके से इनके साथ रवैया रखना है, कैसे इनको माशरे में जगह देनी है, कैसे इनकी परवान चढ़ानी, कैसे इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनकी सपोर्ट करनी है। एज़ सोसाइटी हमारा क्या काम है, ये इस वजह से भी आप ये शो ज़रूर देखिएगा। अच्छा आयशा अमजद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये डायग्नोज कैसे होता है, पता कैसे चलता है इसके बारे में कि बच्चा जो है वो ऑटिज़म का पेशेंट है? देखिए, बच्चे का ज़्यादा टाइम जो आपकी माँ के साथ उसके गुजरता है, तो शुरू से ही कुछ सिम्टम्स, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, जैसे स्पीच डिले, जैसे डॉक्टर शुमाइला ने बताया, स्पीच का डिसऑर्डर इसमें सबसे पहले बच्चों में आता है। कुछ बच्चे स्टार्ट से ही म्यूट होते हैं, कुछ बोलने के बाद म्यूट हो जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा वो डिस्क्रिमिनेशन है, जब हमें पता चल जाता है कि कोई वजह है, कोई गड़बड़ है। हर मदर पहले से किस एज तक? 3 ईयर्स से पहले ही पता चल जाता है, कुछ ऑलमोस्ट 1.5। बाकी बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें वैसी होती हैं जैसे आम बच्चे की होती हैं। टिपिकल मूवमेंट्स भी होती हैं, बच्चे का गोल गोल घूमना, टॉयज़ के साथ नहीं खेलना, चीज़ों के साथ, यूटेंसिल्स के साथ खेलना। मैंने अली में जो चीज़ें ऑब्जर्व की वो ये थी कि मुझे इसकी स्पीच थी, मैंने नॉर्मल ज़्यादा बच्चों में देखा स्पीच नहीं होती, अली की स्पीच थी। जब मुझे कहीं गड़बड़ लगती थी तो बाकी सब ने कहना कि ये बोलता तो है। अली ने जो सुनना वो फ़ौरन पिक करना, वो बोलना। अजान सुनी है तो अजान सुना दी है, नात सुनी है तो नात सुना दी है। हमारे घर में ज़रा इस तरह का रुझान था। अब स्पीच थी लेकिन कह लें कि फंक्शनिंग स्पीच नहीं थी, जिसको हम कहें कि जैसे भूख लगी है तो खाना मांगे कि मुझे भूख लगी है वो खाना दें, या मैंने वॉशरूम जाना है तो बताए, तो ये नहीं था। लेकिन वॉशरूम चला जाता था। तो इसी तरह भूख लगी है तो मैं टाइम देखती थी कि इसने तो इतनी देर से खाना नहीं मांगा लेकिन ज़िद कर रहा है। ज़िद से मुझे आइडिया हो जाता था कि इसको भूख लगी हुई है, इसलिए ये ज़िद कर रहा है, तंग कर रहा है मुख्तलिफ रीज़न से। तो ये चीज़ें जब माँ को नज़र आनी शुरू होती हैं तो पता चल जाता है कोई गड़बड़ है कहीं पे। तो मुझे भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी फील होता था, लेकिन बाकी क्योंकि घर वाले इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं जी माँ को तो बस एक बहाना चाहिए कि बच्चे में कुछ नज़र नहीं आया तो मेरे बच्चे को डॉक्टर पे ले जाएं, डॉक्टर पे ले जाएं। तो कुछ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाकी मेरे कज़न्स वगैरह जो थे उनके रिव्यूज़ को इतने अच्छे नहीं थे। तो जब मैं घर में कहती थी कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कुछ ना गड़बड़ है, कुछ चेंज है इसमें, तो बाकियों ने कहना नहीं नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं ख़ुद भी अंदर से डरती थी कि मैं इसको कहीं हॉस्पिटल लेके जाऊं तो वो लोग इसको रख लें या मेडिसिन पे लगा दें। तो इस तरह करते करते ना 3 साल तो फिर भी गुजर गए। अब जाते ही उन्होंने इसका पहले कहा कि इसका उसका हेयरिंग टेस्ट होगा, और मुझे पता था कि ये वाइब्रेशन पे भी फ़ोन ढूंढ के ले आता है, सोए में भी ढूंढ लाता है कि वाइब्रेशन से कहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ थी, लेकिन उनकी एक फॉर्मेलिटी थी कि उन्होंने वो पूरा करना था। हेयरिंग इम्पेयर तो नहीं है बच्चा के, उसकी स्पीच डिले हो रही है। तो जब ये चीज़ें कवर हो गई और उसके टेस्ट वगैरह हो गए तो फिर डायग्नोज हुआ जाके ऑटिज़म है। तो ऑटिज़म का तब तो इतना पता नहीं था, वो क़यामत लगती थी। लेकिन अब इस स्टेज तक आके सम टाइम ऐसा लगता है कि अली ने हमें बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, अली ने मुझे बहुत कुछ दिखाया भी है, अली ने मुझे बहुत मशहूर भी कर दिया, अली ख़ुद भी मशहूर हो गया है। अली ने गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया, स्विमिंग भी की, हॉर्स राइडिंग भी की, कुकिंग भी की, बेकिंग भी की। हर जगह पे कह लें कि एक्सेप्शनल ही मुझे वो इसका लगा। हाई फंक्शनिंग जैसे वो बच्चे होते हैं, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा सुनिए, फिर ये वैसे बीइंग अ मदर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इस तरीके से पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, ये पेशेंट है बच्चा ऑटिज़म का, उस टाइम पे जो माँ, मैं बल्कि तीनों से सवाल करूँगी बारी बारी, मुझे इसका जवाब दें कि माँ अपने जहन को जिस्मानी तौर पर कैसे सिग्नल देती है कि अब इस
बच्चे के साथ हमने कैसे बिहेव करना है, इसकी तरबियत कैसे करनी है, अब किस तरीके से इसको माशरे का एक हिस्सा बनाना है, बल्कि अपने लिए एक माशरे में एक कारआमद बनाना है। तो ये किस तरीके से किया, ये ज़रा ये समझे कामयाबी की तरफ जो सफ़र है ना, वो एक्सेप्टेंस के बाद आता है। एक्सेप्टेंस से पहले समझें कि हम भी भटक ही रहे होते हैं, और जितना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उतना हम परेशान भी रहेंगे, रोते धोते भी रहेंगे। उससे क्या होगा, बच्चे का टाइम वेस्ट होगा और मदर्स का भी टाइम वेस्ट होगा। जहाँ पे भी हम कहीं से लेके जाएंगे, सबसे पहले इसको हमने सोसाइटी को फेस करवाने से पहले खुद हमने फेस करना है। बच्चे ने तो फील नहीं करना, फील तो मैंने करना है लोगों की नज़रें कैसी हैं, कोई मेरे बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। अगर ये किसी को आवाज़ दे रहा है तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसको तो नहीं पता चलेगा, मुझे तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, जब एक्सेप्टेंस आएगी कि ये एक उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और मैंने इसको एज़ इट इज़ ही सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाना है और इसको एक फंक्शनिंग कंडीशन में लेके आना है, और कितनी देर तक मैं इसके साथ रहूँगी, आखिर कभी ना कभी तो मैंने जाना है। तो ये चीज़ मैंने इसको सोसाइटी में जब जाना है तो छोड़ के जाना है कि इसको फंक्शनिंग आनी चाहिए, ये अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट कैसे गुजारेगा, बाकी बच्चों ये टारगेट रखे, उसके लिए फिर वो सारी स्ट्रगल सारी इसके पीछे है। आप भी बताइएगा कि किस तरीके से ख़ुद को तैयार किया जब आपको पता चला ऑटिज़म का पेशेंट है बच्चा। जी, वक्त तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि रिहान जो है ऑटिज़म के साथ है, क्योंकि तब मुझे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की। तो जब सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बताया, और वो एक ऐसा वक्त था कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं ना तो ज़िंदा हूँ और ना मैं मुर्दा हूँ, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ उस टाइम। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आपका बच्चा ये नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, बहुत सी चीज़ें आपके साथ चलेंगी, स्पीच नहीं आएगी, लोग उसे तरह तरह की बातें करेंगे, तो आपने इसको साथ लेके चलना है। वो एक माँ के होने के नाते जो है वो बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। लेकिन खैर फिर इस चीज़ को कबूल तो करना था, क्योंकि अगर मैं ही वो चीज़ ख़त्म कर बैठती तो फिर मैं अपने बच्चे को साथ लेके कैसे चलती। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि मैंने इस चीज़ को फ़ेस करना है, और फिर ऐसा फ़ेस करना है कि मैंने अपने बच्चे को इसी माशरे का एक फ़र्द बनाना है, और ऐसा बनाना है कि मेरे जाने के बाद भी जो है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ को। आपने ख़ुद को चैलेंज किया? बिल्कुल, मैंने खुद को चैलेंज। मैं कई चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी आई कि जो सब कहते थे कि रिहान ये नहीं कर सकता, रिहान ये नहीं कर सकता। जैसे एक साइकिलिंग आम सी बात है, एक बच्चा 3 साल की उम्र से साइकिल चलाना शुरू कर देता है। रिहान 10 साल का हो गया, इसको साइकिल नहीं चलानी आई, ये कोशिश करता था लेकिन गिर जाता था, इसको पैडल नहीं चलाना आता था। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा जी मैंने इसको सिखाना है, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मैं ऐसी इसके पीछे पड़ी कि ख़ुद मैं इसको लेके बाहर जाती थी, इसके दादा लेके जाते थे, इसके फादर लेके जाते थे, और आज ये माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है साइकिलिंग। वाह, ये नेशनल खेल चुका है, और इंशाल्लाह जो है इंटरनेशनल के लिए जाएगा। इसने भी स्विमिंग सीखी, बास्केटबॉल सीखी, लेकिन साइकिलिंग एक ऐसा टास्क था जो बहुत मुश्किल था। उसको चलाना और उसको फोकस करना कि आगे से कोई आ रहा है, पीछे से, साइड से आ रहा है, मैंने तेज़ चलानी, मैंने आहिस्ता चलानी। लेकिन वो कि मैंने अपने आप से कर लिया ना हैद कि मैंने करवाना है, और मैंने इसको मतलब एक लेके आना है, माशरे का एक पक्का फ़र्द बनाना है। आपको बताऊँ, तो मेरी बेटी फराल से बेहतर है। मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, तो मैं छोटी सी थी तो उल्टी साइकिल चलाती थी, पहली मंजिला से नीचे गिर गई थी। तो अब फराल को मैंने इतनी कोशिश करवाई, मगर वो जो है ना पीछे से 2 पहिए सपोर्ट निकाल दो तो साइकिल उससे कोई नहीं चलती। तो फिर मैं उसको ये भी नहीं ताना मारती कि तेरी माँ इतना अच्छा साइकिल चलाती तो क्या कर रही है। तो फराल से बेहतर है भाई, उसने तो फिर तरीके से जो है वो। और हाँ जी, फिर इंशाल्लाह इसने फिर नेशनल भी खेला, और नेशनल के लिए इसकी सिलेक्शन हुई है 3 डेज़ के लिए, वहीं होटल में रहा और इंडिपेंडेंट करके आया। 2 गोल्ड मेडल भी सिखा देगा, 2 गोल्ड मेडल भी माशाल्लाह जीते, और अब इंशाल्लाह कल इसका जो है वो ट्रायल्स है इंटरनेशनल के लिए। तो इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश है कि पहले आपको जाते हैं मेडल्स, ये जो मेडल ला रहे सारे आपके। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने किया कि मैंने इंशाल्लाह, अरे वाह, कुछ नहीं, सारे मेडल्स आप लोगों के। फिर थेरेपी ऐसी स्टार्ट हुई, फिर मैंने इसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की कि अपने सारे काम करे। कहाँ ये बच्चा था जो मैं सोचती थी ये वॉशरूम ट्रेनर कैसे होगा, ये कैसे वॉशरूम जाएगा, ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
जब आप अपने आप से एक अहद कर लेते हैं ना कि मैंने करना है और मैंने करके दिखाना है, तो फिर सब हो जाता है। फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करती हैं और रास्ते अरे वाह, जो है इसी वो बात पे खुलते ब्रेक जाते लेंगे, हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शुमाइला से पूछेंगे क्योंकि शुमाइला के 2 बच्चे हैं ना शुमाइला, और दोनों बच्चों की स्टोरियाँ जो है ना इसी तरह की हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओह माय गॉड, मैं अभी यहाँ पर सब पेरेंट्स से बच्चों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर रही थी, मैं तो अमेज़्ड हो गई हूँ। बच्चे आम बच्चों से भी ज़्यादा होशियार हैं, और मैं बताऊँ सीधी सी बात है, क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को। सीरियसली इतनी एफर्ट, इतनी समझदारी। तो वो जो हम बात करते हैं ना, पेरेंट्स की तरबियत करना पहले इंपॉर्टेंट है, आम बच्चे के लिए भी ना, कि ऑटिज़म के जैसे जो पेशेंट्स हैं बच्चे, उनकी पेरेंट्स अगर इस तरीके से हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी सबको मिलनी है। अच्छा, मैं एक बात कह दूँ, ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ऑटिज़म के, उनके जो पेरेंट्स बैठे हैं, खुदा के लिए किसी गंदे थंबनेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरी है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। कोई भी हमारी रील को उठाता है तो उसके थंबनेल को गंदा नहीं लगाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि ये एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इसको फॉलो करें, इस जैसे अपने बच्चों की तरबियत करें और माशरे में ऐसे बच्चों को खड़ा करें। और इन माओ को सलाम है, तो प्लीज़ बी वेयर, ठीक है, सोच समझ के थंबनेल लगाया करें किसी की स्टोरी और किसी के इंटरव्यूज़ के ऊपर। अच्छा जी, डॉक्टर शुमाइला, आपकी तो 2 स्टोरीज़ ऐसी हैं, तो आप भी ज़रा लोगों तक ये बात पहुँचाइए, कितना मुश्किल होता है जब एक नहीं दोनों बच्चे इसी का शिकार हो? बहुत मुश्किल है। मेरा बड़ा बेटा तो 22 साल का माशाल्लाह हो गया है, 23 का हो जाएगा जून में। तो आप उसको लाई नहीं, वो स्वेयर स्पेक्ट्रम पे है, जैसे जो जो लेवल 3 है, जो स्टेजेस की आपने बात की, लेवल 3 पे है। और उसकी वजह है कि उसको बहुत ज़्यादा फिट्स होते थे, सीजर्स जिसे कहते हैं, दौरे पड़ना। अच्छा। तो एवरी सीजर चाहे वो फ्यू सेकंड्स का, ब्रेन को डैमेज करता है। उसको 18 आवर्स के प्रोलॉन्ग्ड फिट्स होते थे, जिसके हाथ पाँव जैसे टेढ़े हो जाना, आईज रोल्ड हो जाती थी और मुँह से झाग निकलना, एपिलेप्टिक सीजर्स जैसे होते हैं, उस तरह तो डॉक्टर इस स्टेज पे क्या कहते हैं? क्या इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई होप आई हैव अ टाइम। वो जस्ट 14 दिन का था जब एक मुल्तान के एक डॉक्टर ने उसको गलत दवाई दी थी, जिसकी वजह से उसके फिट स्टार्ट हुए। ओके, और ये भी होता है? या बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वो रिएक्ट कर जाती है? हाँ, उल्टा? बिल्कुल। अच्छा। और उसके ब्रेन में वो जो डैमेजेस हुए हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा जिसे कह लें लो फंक्शनिंग है। अदरवाइज ऑटिज़म में ऐसा नहीं होता कि बच्चा चाहे लेवल 3 पे भी हो तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, बट अच्छा। वो डैमेजेस की वजह से उसका मेंटल एज जो है वो बहुत कम है। तो सीवियर जो स्टेज होती है उससे वापस लाया जा सकता है, सेकंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे? बिल्कुल, अर्ली इंटरवेंशन में लाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी अवेयरनेस नहीं थी, तो जब वो 7 ईयर्स का था तब वो डायग्नोज हुआ। बाय द टाइम इब्राहिम भी 2-2.5 साल का हो चुका हुआ था। तो आप यूँ समझे कि आगे पीछे मुझे जब बड़े का डायग्नोसिस मिला तो मैं उसको लेके एक जगह गई भी थी, तो वहाँ पे डॉक्टर सज्जाद थे, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा आप इसका बेटे का तो है ही है प्रॉब्लम, मुझे आपका ये बेटा भी ठीक नहीं लग रहा। ये उस वक्त 2-2.5 साल का था। उन्होंने उसी वक्त एक कार्स होता है वो किया और उन्होंने कहा जी मॉडरेट स्पेक्ट्रम पे आपका ये बेटा भी है। दैट वाज जिसे कहना चाहिए आपका एक फेज़ होता है कि आप फिनिश। क्योंकि मैं अभी पहले वाले का हज़म नहीं कर पा रही थी कि जिसके बारे में मुझे कहा गया। माँ को जब बताया जाता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है और ये कुछ नहीं कर सकता, जैसे इन दोनों ने भी कहा, तो एज अ मदर और आपका पहला फर्स्ट बॉर्न होता है तो वो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो फेज़ आती है वाई मी, और फिर आपको इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। दैट वाज अ टाइम कि मुझे, आप यकीन करें, मैं ऑलमोस्ट आज भी इसी तरह की बातें सुनने बिल्कुल होती हैं। मैं ऑलमोस्ट पागल होने वाली हो गई थी ये सोच के। आप यकीन करें फिज़ा, मैं ये सोचती रहती थी मेरा कौन सा गुनाह था। फिर मुझे कभी याद आता था बचपन में एक बच्ची थी, मैंने उसको मॉक किया था, शायद मुझे उसकी, मतलब मैं ये सोचती थी मेरा गुनाह कौन सा है। एक सेकंड, कुरान जो है हिदायत की किताब है, क्या कहीं आपने कुरान में ये सुना है, कहीं आपने कुरान में ये पढ़ा है? कुरान यहाँ पे इस बच्चे ने भी जो है ना हिफ्ज़ किया हुआ है, कहीं आपने ये चीज़ सुनी है कि कुरान में लिखा हो कि भाई अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, या अल्लाह ताला ने किसी को कोई बीमारी दी है, या कोई बच्चा ऐसा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ, तो वो जो है अल्लाह का अजाब है, उस औरत पे कोई उसके ऊपर उसको सज़ा दी जा रही है, या उसके गुनाहों की कोई सज़ा है? कहीं इस चीज़ का कहीं मेंशन है, कहीं लिखा है, कहीं आपने सुना है? तो फिर क्यों ऐसे बेचारी माशरे में जो ये औरतें जो मेहनत कर रही हैं, अपनी बच्चों को एक मुकाम दिला रही हैं, दुनिया से फ़ाइट कर रही हैं, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गंदे माशरे की जहालत है, गंदी सोच है, गंदी जहनियत,
गंदगी दिमाग के अंदर जो आपकी, आप लोग को शर्म नहीं आती है, आप लोग किस तरीके से इन माओ के साथ मुखातिब होते हैं और इन माओ को इस तरीके से पुकारते हैं। घरेलू प्रेशर भी है, माशरती प्रेशर भी है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते इन माओ को। और मैंने ये तो केसेस यहाँ पे मैं आपको सक्सेस स्टोरीज दिखा रही हूँ जो गाँव ग्राम रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं जहाँ पर ऑटिज़म के बच्चे पैदा हो जाते हैं। कोशिशें तो उनकी होती है कि बच्चा किसी तरीके से मार दो, और अगर नहीं कोई ऐसी सिचुएशन में कामयाब होते कि जहर नहीं दे सकते, धक्का नहीं दे सकते छत से, तो फिर आप लोग हरकतें ये करते हैं कि छोड़ देते हैं, बीवियों को छोड़ देते हैं, ठीक है, माओ के साथ उन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं कि पाले, और उनको कहते हैं तेरी गलती है, ये तेरा बच्चा है, तेरा अजाब है, मैं क्यों पालूँ। दूसरी शादियाँ कर लेते हैं। तो दूसरी शादियाँ जो करेंगे आप जाके, वहाँ पर भी तो ऑटिज़म वाला बच्चा पैदा हो सकता है। तो क्या उस औरत को भी कहेंगे कि इससे भी तुझे भी अल्लाह का अजाब है? अरे यार शर्म करें आप लोग। इन बच्चों को परवान चढ़ाना इतना मुश्किल है ना कि माशरे में आप लोग की गंद को साफ करना। ब्रेक के बाद बात करते हैं। भाई इब्राहिम यहाँ पर स्पीच तैयार करके आए हैं और हमारे सामने सुनाएंगे। तो शुमाइला जो है उनकी, डॉक्टर शुमाइला के बेटे हैं इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Ibrahim, I'm just looking forward for your speech. Yes, Everyone. thank you. Thank Yeah, you very go much. ahead. I am a child with autism. I may not be able to look in the eyes, but I can see the way you look at me. I may not understand normal social cues, but I understand every insult, every joke, every sarcastic comment you throw at me. I may not be able to let you touch me, but I also crave your affection. I may not be able to study as good as you, but I am just as talented as you. I may not be able to speak properly, but I still have so much to say. I may seem weird to you, but this is norm for me. I am a child with autism, but I am no different than you except the way I am. I cannot change myself, but you can change your thinking. I am a child with autism and I am just as worthy as you. Oh my God. So heart touching, yeah? हाँ, खुद लिखी है इन्होंने? नहीं, इसकी सिस्टर ने, बहन ने लिख के दिए। बट ये सारा कुछ फेस करते हैं आप इब्राहिम? जी। ये जो लिखा है, जो आप पढ़ रहे थे ये स्पीच पे, यही सब कुछ फेस करते हैं माशरे में? जो करते हैं लोग, बुली करते हैं आपके साथ? वो थोड़े से बुली करते हैं लेकिन I fight them back because they teach me a lot. So that's why I decided to start my workout and then starting to get rid of these bullies. So this is why. Very nice. Yep. So this is कोई why. बुली वालों को मैसेज देना चाहेंगे? वो कैमरा है, ये देखें। पहले आपको मैसेज देना चाहेंगे, फिर मैं उनके काम खींचूंगी। जो आपको बुली करते हैं ना, ये कैमरा है, जल्दी बोले। Okay. If you are watching this, bullies, if you ever try to tease me or call me autistic child, I will also work out and get rid of you if you try to bully me again. Oh wow, wow, amazing, क्या बात है। Yes. And you, what's your name? बताओ जल्दी से, क्या नाम है आपका? आपका? जल्दी बताओ। क्या नाम है? मोहम्मद जी। ओके, अब आप मुझे क्या सुनाएंगे? कुछ सूरत? सूरतुल फल्क सुना दो। सूरत फलक सुना दो। जल्दी से, जी, जल्दी से। क्लैपिंग चल। करेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से। डोंट शाई। 6 महीने में इन्होंने कुरान हिफ्ज किया है, इनकी मदर ने बताया, और खुद से। शाबाश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नेहान हरियब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुना दें, जल्दी से। नहीं सुनाओगे? सुना दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। जल्दी से। चलिए इसको सेटल करते हैं। आप उतनी देर जब तक कि मैं उनके पास जाती हूँ, देहान? आप जब तक हमें बाद में सुना दीजिए, जब तक कि मैं उनको सुन लेती हूँ ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है पूरा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। हला जी, पहले तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और मोहम्मद अली, आप हमें क्या सुनाएंगे?
मुझे गोल्ड मेडल दिखा देंगी इनका? सूर्य फलक है, सूर्य फलक आता है। हाँ सूर्य फलक सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदि इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, आवाज़ से कितनी अच्छी पिक्चर। ये देखें, ये आपका किस चीज़ का है गोल्ड मेडल? बताइए। ओलंपिक्स का। ये कौन सा आपने? 2022 में क्या किया था? 2 भाई 2000। इनको डेट्स बड़ी पक्की याद आती। दिन भी 2022 में दिन क्या था? मई में हफ्ता है। हफ्ता, मई में हफ्ता। सारे इनको दिन के साथ डेट्स देखे यार, कितने इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, इनको सब चीज़ें याद रहती हैं। और मैं आपको बताऊं, आज मज़ीद दूसरी चीज़ों को डिस्कस करने से एक इम्पॉर्टेंट पहलू ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगी, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हारिस हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, और इस वक्त हारिस के बारे में बता दूं कि ये जो है जूम पे है हमारे साथ। ये जो केज ऑफ वायलेंस एक फ़ाइट है, ठीक है, इसके अंदर जौन सा है ना, आपके केज बना होता है, उसके अंदर आपने फ़ाइट करनी होती है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास हारिस सलमान है जो कि खेल रहे हैं, केज ऑफ वायलेंस फ़ाइट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे साथ भी जूम पे भी है, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हारिस। Hey Haris, how are you? Yes, I'm good, thank you. What about you? Can you hear me properly, yeah? Yes, I can hear you. Okay Haris, so where are you right now? I'm at home right now. Thank Okay, you. okay. Can you just explain what is this cage of violence which you just fight and everything? So, just an event is not just boxing, which is what I'm doing. It also contains MMA, Muay Thai. Is a mix of different martial arts. They're gonna host. So I'm gonna be fighting boxing. It is the cage of violence. There's also gonna be different people there doing boxing, Muay Thai, and MMA. And like, what is the criteria to be, participate in this boxing area? Obviously, you must be in a boxing club. You need to have at least some level of skill, as your coach has to put the entry in for you. Like, if somebody wants to play, if somebody wants to perform, participate, then what are the main criteria which you're going to tell everyone? Well, first thing is you have to meet the weight, obviously, that you want to fight at, both you and your opponent. So, Alright. for example, for me, I'm fighting at 63 kg. So, Okay. and my opponent will also be 63 kg. Okay. And also, you have to be in a boxing club in order to fight. You also, as your coach, has to be there and apply for it for you. All right. And what are the trainings, sessions and everything? You take extra trainings, there are any institutes they teach about it? Yes, I've been in since the fight been announced. I've been doing a lot of training every day. I have been at my boxing gym, Evolution. I've been training at other gyms as well to get the best experience I can to be able to win. All right. And the seminar you're just performing, you're taking the participations and all. What are the main parts you think that people should do that things very important? I think the fitness is very key, as fitness is good for everyone in general, for health rise, like you be more immune to diseases as well. Just besides not just exercise, it's the diet as well, isn't it? You have to be eating properly, be fit and healthy, have a happy life, I believe. How many, you perform already, this game? This is my first fight, actually, to be honest with you, because my goal is I want to be a boxer, I do. And this is my first fight, so for me, this is a very big step for me that I'm taking. And how come it's so different to the other games, like, people perform in the boxings and everywhere? Obviously, this event's a bit more different because it ain't Because just got just the boxing. cage part is the different one, right? Yeah, Is the it- cage part's different because obviously they're going to be hosting in a cage. Obviously, you don't normally box in a cage, you box in a ring. But
obviously that's because they're doing different events, Muay Thai and MMA. But the cage is going to be different. Obviously, the strategy is going to be different. Obviously, the cage is more bigger than the ring, so I can move around more in there. So it might give me an advantage. Might work against me, but we'll find out on the day. And like in this cage, if somebody is hitting in the face and some specific areas, they can, or it's allowed, or some not allowed in the specific areas like face and mouth and nose and eyes and stuff. Yes, it's allowed. You're allowed to hit each other in the face. We are Oh, anywhere really? upper. Yeah, anywhere in upper body. Well, it is dangerous. Yeah, that's the whole point about this sport. Obviously, you have to be prepared to take punches, be able to hit and not get hit. Oh, really? That's the risk for fighting is. Is there any marks, like if hitting in the stomach, hitting in the face, so is that any specific mask वगैरह? Marks, you mean? Yeah, mark. Yeah, you can. I know people like, we had a sparring session yesterday. Even though it was light, some people like to go a bit hard, and some people can come out with bruises. I have as well previously, like in training sessions I have, when I fight people that's better than me. And you're playing at international level, right? You're doing it as it. No, it's not international level yet. Obviously, that's the goal, is trying to build myself up, obviously, to become international level so I can get well known and recognized by everyone. Wow, and you get much out of it? Like if I talk about the money and all, you get so much good amount? I don't even know myself yet, to be honest with you. For now, all I know is just there's commission on the tickets I'm selling, which that's all I know. It's the money I'm making. All right. And which countries are, participating in this? For all I know, obviously, because when I was in the UK, I'm not sure. Probably the people from different country ethnicities are applying right now, from what I know. But I don't know too much. But which country performing very well? Obviously, a lot of Asians are, South Asians are, so mainly Pakistanis, a few Bangladeshis. All right. Yes. So you want to say something, you want to give any message to the newcomers who want to play the cage game, the cage boxing. So if anybody wants to play, want to participate, so any message you want to give, please go ahead. Well, obviously, this is a dangerous sport. You have to be able to take the risk. You have to be able to get hit, take punches. Obviously, it's not a game. It's not easy. It takes long, it does, to get to where you are, to get to a good level. So you got to make sure you stay dedicated. That's the thing, is everyone has to keep fit, train hard, and pray your namaz, man, because that's the key thing. Wow, mashallah. Haris, last question. Your parents allowed you to do this? Because Yes, my parents allowed me to do it, because one thing is that my uncle as well, he did a bit of kickboxing as well. All right. He did. Okay. So that kind of got me into it at the beginning, because I already got into fitness a lot. Like I was at the gym loads, and then until my uncle got into fighting, it kind of inspired me to get into it as well. All right. And who's your trainer? Your uncle? No, my uncle's not my trainer, but obviously I like to think of him as like my second coach. I can ask him for any advice that I need, anything about diet, exercises, anything I should do to do better. But obviously my coach, main coach, is at Evolution Gym in Coventry here in UK. Wow. Thank you so much, Haris. Best of luck for your future and for your game. I know it's very difficult, but your family support is with you, your trainers, your health, everything you're working on. So best of luck. So many praise for you, Haris. Thank you. देखिए किस तरीके के गेम्स होते हैं, कितना मुश्किल होता है, मगर लोग अपने चाह के साथ अपने एक विजन, अपने मिशन को लेके खड़े होते हैं, और उसके बाद देखें चल अपने काम को आगे लेके चलते हैं, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में अपने मुल्क का, अपने काम का नाम जो है वो रोशन करते हैं। उसमें से एक हारिस हैं। कितना डिफरेंट है कि केज के अंदर बॉक्सिंग परफॉर्म करना, जिसमें चेहरे को भी हिट लगता है, मुंह के किसी भी एरिया को कहीं पे भी कुछ पंच लग सकता है। बट आप ये देखें कि पेरेंट्स की, इनके भी पेरेंट्स की पीछे से बच्चों को कितनी सपोर्ट है, कि बच्चों को इस तरीके से भी तैयार किया जा रहा है कि बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जा रहा है। और हम अभी तक उस चीज़ में फंसे हुए कि अगर हमने कहा कि डॉक्टर बनेगा तो बनेगा, अगर नहीं बना, मार्क्स नहीं लाया, तो फिर उसका कहेंगे ये तो बच्चे ही फारिग है मेरे लिए। तो अना का उसको एक हिस्सा बना लेंगे और सारी ज़िंदगी उसको सही से मुंह नहीं लगाएंगे। बाकी बच्चों को पास रखेंगे, वो एक बच्चा जो जिसको डॉक्टर बनाना चाह रहे वो नहीं बना, तो उसको सारी ज़िंदगी माँ बाप सही वाला मुंह नहीं लगाएंगे।
कि भाई हम तो ये चाहते थे, बना कोई नहीं। भाई बच्चा जो करना चाहता है ना, जिस तरीके में उसका इंटरेस्ट है, बना दो उसको। ये देखें दुनिया में नाम बना रहे, नाम कमा रहे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके जी, अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ना, उसके लिए मेहमान भी हमने वैसे ही बुलाए, मगर मैं पहले टॉपिक थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ आपको। हम मुलाजमीन के साथ क्या सलूक करते हैं, बेसिकली हम इसके ऊपर बात करेंगे। माशरा उनके साथ क्या सलूक करता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरी जो बड़ी बहन है जिनका इंतकाल हो गया, जिनको मैं कराची से ख़ास तौर पे लाहौर लेकर आई थी कि उनकी ट्रीटमेंट होगी तो अल्लाह ताला उनको सेहत देगा तो हमारे साथ और अच्छे पल जो है वो कुछ गुजार लेंगे, मगर अल्लाह को जो मंजूर। जब वो हस्पताल में थी तो आईसीयू थिएटर में एक बच्ची थी, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, कोई 16, 17, 18 साल की कोई बच्ची होगी। वो किसी घर में काम करती थी। जिस घर में वो काम करती थी उसके जो मालिक थे, जब बेगम घर से बाहर गई तो उन्होंने उसके साथ जो है ना ज़्यादती की। अब कुछ ऐसी ज़्यादती की कि वो बिस्तर पे फड़ा करी होती थी, वो चीखें मार रही होती थी, और वो जाहिर सी बात है क्योंकि अस्पताल के अमले को इजाज़त नहीं होती कि कोई किसी का केस को जो है वो शेयर करे। अब वो पेरेंट्स भी जो थे वो बता नहीं पा रहे थे उनको कि बच्ची के साथ जुल्म क्या हुआ है, मगर आप यकीन करें अंधे से अंधे देखने वाले को भी समझ आ रहा था कि बच्ची जो है रेप विक्टिम है, उसका शिकार हुई है और उसके साथ जो है ना ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है। क्योंकि जब वो आईसीयू थिएटर में कोई रूम में कोई नहीं होता था, मैं अपनी बहन को लुक आफ्टर करने के लिए जाती थी, तो समटाइम्स जब लेट हो जाती थी वो नर्सेज वगैरह, तो मैं उसके पाँव भी दबाती थी, मैं उसका पैम्पर भी चेक कर लेती थी, मैं उसकी इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर लेती, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छी रिलेशन में हो गई थी। तो बल्कि ये एक केस मैंने आपको अपनी आंख का देखा बताया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं गिनती में जो जमा हुए हैं, जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें 39 केसेस हैं। कितने? 39 केसेस। तकरीबन 3 केसेस जो रजिस्टर्ड हैं वो पर मंथ होते ही होते हैं, और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। और ऐसे बहुत से हैं जो मैंने भी बताया, अस्पताल वाला केस, ऐसे कोई रजिस्टर्ड नहीं होते। पेरेंट्स बताते ही नहीं हैं, छुपा लेते हैं, चुप हो जाते हैं, बच्ची को दबा देते हैं, कहीं गायब कर देते हैं, गुमनाम कर देते हैं अपने किसी ख़ानदान में। ऐसे 5 केसेस हैं जो रेप के आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। मगर इससे हट के मैंने आपको बता दी कहानियाँ बहुत ऊपर लेवल पे। 23 फिज़िकली लोगों ने मारा है अपने मुलाजमीन को पूरी तरीके से। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, मर्द हजरात को भी जो मुलाजिम रखते हैं उनको कुत्ते की तरीके से मारते हैं। ऐसे बहुत से केसेस सोशल मीडिया पे तो आ जाते हैं, उनके सामने आ जाते हैं, जो बहुत बड़े स्टार होते हैं, नामवर होते हैं, उनके कोई केसेस आ जाते हैं कि जब वो जुल्म कर रहे होते हैं, तशद्दुद कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं अपने मुलाजमीन को, तो वो वीडियोज़ वगैरह वायरल हो जाती है, सामने आ जाती है। मगर उससे हट के ऐसे जो घरेलू हालात होते हैं जहाँ पर हम आम बंदे की बात करते हैं, तो उधर बहुत तशद्दुद किया जाता है, ठीक है। पढ़ाया उनको नहीं जाता, गाली उनको दी जाती है, गंदी लैंग्वेज उनके साथ की जाती है, उनको सोने, उठने, पहनने, उड़ने, खाने पीने की कोई अच्छी सहूलत नहीं। मैं फ़राल के साथ कितनी जगह जब बाहर जाती हूँ तो बाज़ारों में देखती हूँ, जब शॉपिंग वॉपिंग करके कहीं खाने की जगह पे बैठते हैं तो छोटी सी बच्ची के साथ छोटी सी ही बच्ची रखी होती है, तो अपनी बच्ची को बर्गर खिला रहे हैं, तो फ्रेश जूस पिला रहे, तो उसको कहते हैं खिलाओ उसको, वो खिला उसको रही है, मगर उसके लिए एक फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट तक नहीं मंगवा के देते। ऐसे हमने बड़े देखे हैं। हाँ, सो कॉल्ड बड़े सोशलाइज्ड लोग, अमीर लोग हैं क्या आप लोग? अंदर से खोखले, अंदर से आप लोग कुछ भी नहीं हैं, खाली हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर बात करने के लिए मैंने ज़बरदस्त बंदे बुलाए। मेरे पास कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं जो कि आपके साथ बात करेंगे, और आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जब वो बात करेंगे तो मुझे लगता है ये जो खोपड़ी है ना हमारी, इसके अंदर ये बात घुसेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है कासिम? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर सो सॉरी, बट आज का टॉपिक बड़ा अहम था, इसलिए अहम शख्सियत ही बात करें इसको। तो मुझे सबसे पहले तो बताइए कि जो मुलाजमीन होते हैं इनके भी कोई अहम हुकूक होते हैं जो हम नहीं पूरे करते? फ़िज़ा, इसमें सबसे पहले सोचने वाली और महसूस करने वाली बात ये कि कोई आपका मुलाजिम है, इसमें उसका क्या कसूर है और आपका क्या कमाल है। जो हमें लगता है कि हम बड़े कमाल के हैं और ये बेचारा है शायद, तो बेचारा तो वो नहीं है। एक अल्लाह ने तकसीम पूरी दुनिया की रखी है,
किसी को मालिक बना दिया है, किसी को मुलाजिम बना दिया है, किसी का कोई कमाल नहीं, अल्लाह की तकसीम, एक निज़ाम चल रहा है सारे का सारा। अब जब आप उसकी जगह आके सोचते हैं तो उसकी एक पूरी दास्तान होती है, दुख की दास्तान होती है। वो किस तरह से, किन मजबूरियों की वजह से आपके दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, क्या उसके चैलेंज हैं। बड़ी दुनिया तो लाहौर शहर या बड़े शहरों में देखिए, दूसरे शहरों से हिजरत करके यहाँ नौकरी कर रही होती है, जॉब कर रही है। मोस्टली अब वो जो जॉब कर रही होती है, नौकरी कर रही होती है, वो दुनिया उनका ज़रा विछोड़ा ज़रा महसूस कीजिए कि उनकी फैमिली दूर है, वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनकी इमोशनल स्टेट क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा जो हैरान होता हूँ ना जी, कि वो खाना जो ताज़ा खाना है उसको बासी करके कुछ दिन रखने के बाद फिर मुलाजिम को देते हैं। अल्लाह के बंदो, फरमाया तो ये गया है कि जो अपने लिए पसंद है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। और आप ये करके देखिए, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस घर में एहसास है उस घर का मुलाजिम चोरी नहीं कर सकता, वो घर का फर्द बन जाएगा। सर वो जो स्पोर्टिव होगा, आपकी गंद को साफ करता है, आपके हाँ। वॉशरूम लैट्रीन साफ करता आपके है, गंद को। आपके जूते साफ करता है, ठीक है, आपकी मालिशें करता है, जो आपके बच्चों की देखभाल करता है, जो आपके किचन के कचरे उठाता है, ठीक है, डस्टबिन साफ करता है, आपके हर पूरे घर को चमकाता है, झाड़ू तपड़ी हर वो काम जिसको आप कहते हैं ओ माय गॉड मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, ओ माय गॉड मेरी स्किन खराब हो जाएगी, वो सारे वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ना हो तो उनके बगैर तो आपका तो घर का बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है, आपका अपना खुद का बुरा हाल हो जाएगा, तो उनके साथ हम कितना बुरा करते हैं। मुझे बताइए, जो माशरे में हम खुद को बड़ा और इनको छोटा समझते हैं, ये क्या ज़हनियत है? मेरा ख्याल है कि ये एक बीमारी की शक्ल है, तकब्बुर की एक फॉर्म है कि ख़ुद को हम सुपीरियर समझते हैं और सामने वाले को इन्फीरियर समझते हैं। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक रूह की भी बीमारी है कि हमारे अंदर कहीं ये कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। एक बड़ा पुराना जुमला जो मुझे हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है कि गुर्बत ख़त्म करना बड़ा आसान है, एहसास गुर्बत ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। तो कई लोग ग्रो कर जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एहसास गुर्बत अपनी जगह पे कायम रहता है। और वो एहसास गुर्बत के साथ जब वो मुलाजमों को ट्रीट करते हैं तो इंतहाई बुरे रवैये फिर देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी दुनिया में लीडरशिप की किताबें, मैनेजमेंट की किताबें, टीम बिल्डिंग की किताबें, वो लीडरशिप के लेवल्स की बात करते हैं। एक लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा, एक पीक लेवल है। और तमाम की तमाम किताबें ये बताती हैं जो पीक लेवल है ये नबी रसूल पैगंबरों का लेवल, जिस पे फॉलोअर को फॉलो करने का दिल कर, वो कहता है कि मैं क्यों ना फॉलो करूं, मैं साथ क्यों ना चलूं। ये वो लेवल है जहां पर आपका एहसास, जहां पर आपका जो दर्द महसूस करना है वो उस लेवल पे होता है कि आपके साथ जुड़े लोग आपके लिए जान देने को तैयार होते हैं। हमें मोहब्बत करनी नहीं आती, हमें ताना देना आता है, हमें नफ़रत करनी आती है, हमें टॉन्ट करके किसी को साथ चलाना, प्रेशराइज करके, तनख्वाह लेट करके, तनख्वाह ना दे के, आधी तनख्वाह दे के, तनख्वाह काट के, इस तरह चलाना आता है। लेकिन आप कभी किसी का एहसास करके देखिए। हमारे यहाँ आम जुमला है, हाँ जी एहसास करेंगे तो अगला चौड़ा हो जाएगा, अगला जो है वो फिर नहीं ध्यान करेगा, थोड़े में बोता पड़ जाएगा। इस तरह के जुमले बने हुए हैं। मैं दावे से कहता हूँ इंसानी नफ्सियात के मुताबिक तो 99.9% लोग मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं और इशारिया 1% जो लोग हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मुमकिन है वो हायरिंग के काबिल ना होते, आपने रख लिया, कोई 100 में से कोई एक दाना क्रिमिनल भी हो सकता है, लेकिन बड़ी मेजॉरिटी अपनी मजबूरी, अपने चैलेंज की वजह से आपके घर के दरवाजे पे बैठे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं जिनको हकारत की निगाह से आप देखते हैं। सर ये तो एक मिसाल थी, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी कि अगर, क्योंकि हम लोग 5 बेटियां थीं तो और 3 भाई, तो रिश्ते देखने के लिए जाहिर सी बात है बहुत से लोगों से बातचीत होती थी, रिश्ते आते थे, तो अम्मी कहती थी ऐसे लोगों का रिश्ता देखूंगी मैं, ठीक है, मेरी बेटियों के लिए जिनके जो घर के मुलाजमीन हैं वो पुराने हो। तो हम समझ नहीं आती थी ये बात, आज मुझे इस बात की समझ आती है कि बंदे की पहचान जो है ना वो ये है कि अगर उसके मुलाजमीन पुराने तो उसका मतलब उसका सलूक अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। बंदा पहचाना जाता है अपने नौकरों से, अपने मुलाजमीन से, इससे पहचाना जाता है। फिर देखिए वो मोहताज है, उसके पास तो इतनी पावर नहीं है, वो आपको डिसमिस नहीं कर सकता, आप उसे डिसमिस कर सकते हैं। तो आपका जो रवैया है वो बताता है कि आप कितने बड़े इंसान हैं। एक आपको ये भी बताऊं, वो तमाम लोग, मैंने इंतहा की उनमें मुनाफकत देखी है, जो ताकतवर को देख के, जिससे काम है उसे देख के सरजी कर रहे हो और माड़ा बंदा देख के उसके सर पे चढ़ जाए। सबको मुनाफिक देखा है मैंने। वो बंदा जो किसी माड़े की आ से डरता है कि यार इसकी बद्दुआ ना लग जाए, ये भी इंसान है, इसका भी दिल है,
मेरा रब इसका रब एक ही है, और ये अगर यहाँ बैठा है तो इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी ज़रूरत है, ये चलते चलते मेरे पास आ गया। तो मैं दावे से कहता हूँ कि जो दुआ आप किसी वलीउल्लाह से जाके करवानी है, किसी बाबे से करवानी है, अपने मुलाजमों से दुआ लेके देखिए, उनकी दुआ भी अर्श तक पहुँचती है, उनकी दुआ भी अल्लाह सुनता है। और दुआ किसी को कुछ दे के नहीं हमें कहना होता दुआ कर पुत्र, मेरे वास्ते दुआ करी। आपका अमल, आपका रवैया ऐसा होता है जो किसी के कलेजे से दुआ निकलवाता है। कासिम साहब एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक को बड़े और मज़ीद इलैबोरेट करेंगे। आपके कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं प्रोग्राम में, कासिम साहब को भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसे आपके सामने कोई हादसे हुए हैं, कोई आपके सामने सिचुएशंस हुई हैं और आप शेयर करना चाहते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, तो कासिम साहब के साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कह के ब्रेक पर जाऊँगी कि हम जो है कासिम साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम जो है जुमे के दिन जो है ना, हम कहते हैं भाई अगर पैसा वैसा है हमारे पास तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी चले जाओ। तो जो यहाँ पर हमारा मुलाजिम तो उसको ठुड्डा मार के जाते हैं, गाली बक के जाते हैं, उसको रोटी उसके खर्चे के पीछे पैसे तक नहीं देके जाते और कहते हैं मेरी कोठी का ख्याल रखना। तो भाई जो आप वहाँ पे जा रहे हैं ना, जिस इबादत के लिए, जिस सवाब के लिए, वो एक छोटी सी नेकी से यहाँ से भी कमा सकते हैं। अगर आप ना भी जाएँ और उसके साथ अच्छा हुस्न सलूक रखें ना, उसका ख्याल कर लें, तो उसका उतना ही सवाब मेरे ख्याल से आपको इधर भी मिल जाएगा, अगर आप उसको ठुड्डा, गाली और गंदी निगाह से छोटा समझ के ना देखें। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम अपने मुलाजमीन के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ करते हैं, उनको वो मुकाम और इज़्ज़त नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते जो हमारे लिए काम करते हैं। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे माशरे में ये जो मुलाजमीन होते हैं इनके साथ बदसलूकी की बुनियादी वजूहात क्या क्या है? फिज़ा, बहुत से लोग खुद नफ्सियाती मरीज़ होते हैं और उनमें एंगर पाया जाता है, एंगर कंट्रोल नहीं होता उनमें। कई लोगों में शदीद ऑब्सेशन पाया जाता है, वो किसी को तकलीफ़ दे के, किसी को फिज़िकल टॉर्चर दे के खुशी महसूस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान नहीं ऐसा कर सकता, इसके लिए कोई नफ्सियाती आर्जा चाहिए और ऐसा बंदा जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। और ऐसे कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं हमारे माशरे में। मैं बताता चलूँ कि WHO के मुताबिक ऐसा मुल्क जो जिस तरह की हालत हमारी है, 1/5 आबादी किसी न किसी जहनी आर्जे की शिकार है। 1/5 तो 25 करोड़ का मतलब है 5 करोड़, 20%। तो वो जो 5 करोड़ है वो कहाँ है? हम समझते हैं कि वो जो माफ़ी के साथ ये वर्ड जो पागल खाना है सारे उसी में। ऐसा नहीं है, वो दंदनाते भी फिर रहे हैं, वो ख़ानदानों में भी हैं, फैमिली में भी हैं, रोड्स पे भी हैं, वो रिलेटिव्स में भी हैं, वो हमारे इर्द गिर्द हैं कहीं ना कहीं। तो कई ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको किसी को फिज़िकल टॉर्चर दे के, किसी को चपेड़ मार के, किसी की इंसल्ट करके, किसी पे हाथ उठा के, किसी को तकलीफ़ दे के खुशी मिलती है। ये अंदर कह लीजिए इंसानी नफ्स जो है उसकी बदतरीन हालत है। जो कहा जाता है, बानो कुदसिया का बड़ा प्यारा एक जुमला, वो फरमाते हैं किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट कब आई? हाँ। ज़रूर देखो कब आई है। अगर किसी की तकलीफ से आई है तो फिर बहुत बद किरदार है, लेकिन अगर मुस्कुराहट किसी की खुशी से आई है तो फिर किरदार वाला। तो कुछ लोगों को नफ्सियाती आर्जा होता है। अच्छा, इसी तरह कह लीजिए कुछ लोग, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम कहीं और होती है और वो माड़े पे, कमज़ोर पे पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। मसलन गुस्सा किया बॉस ने और गुस्सा निकाला आपने मुलाजिम पे। गुस्सा था घरवाली पे, आपने जाके निकाल दिया मुलाजिम पे। गुस्सा था दफ्तर में, आप घर लेकर आ गए, आपने बच्चों पे या घर के मुलाजिम पे निकाल दिया। बाज़ औक़ात आपका जो मूड है उसमें एंग्जाइटी, तेज़ी, एंगर होता है। इंसान को समझना चाहिए कि इस वक्त मेरी ज़हनी हालत क्या है, और एक ऐसा शख्स जो हमें सुन रहा है उसके साथ ये चैलेंज है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ देर के लिए ज़रा अलहदा हो जाए, तन्हा हो जाए, कट ऑफ कर ले। जब उसका रिएक्टिव मूड एक्टिव है, अगर रिएक्शन एक्टिव हुआ है तो कट ऑफ करने में कोई हर्ज नहीं है। और तमाम के तमाम लोग जिनको एंगर का इशू है और लकीली उन्हें पता है कि उनके साथ एंगर का इशू है, उन्हें ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। आज एंगर मैनेजमेंट, इसकी टेक्निक्स भी आ चुकी हैं, इसकी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं और इसकी थेरेपीज भी अवेलेबल हैं। इसके बाकायदा एक्सपर्ट्स हैं जो आपको एंगर मैनेजमेंट की स्किल्स दे देते हैं और आप अपने एंगर को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। एक मुलाजिम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, वो भी इंसान है, उसका भी दिल है, उसके भी जज्बात हैं। उसकी जगह पे आके सोचें। कहते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरीज है ना, दुनिया में 1991 में जब इमोशनल इंटेलिजेंस पर डैनियल गोल्डमैन आई तो इस किताब को बाइबल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता था। और डैनियल गोल्डमैन कहता है कि जज्बाती जहानत को सीखने का सबसे मौसर तरीका ये है
कि किसी की जगह आके सोचिए उसके साथ क्या बीत रही है, उसकी नोयत क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, कि जिन पर आपको गुस्सा आता है, अगर आप उनकी नोयत को समझें, आपको उन पर तरस आएगा कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी नोयत क्या है। देखिए मिसाल लीजिए, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुमकिन है बीमार हो, मुमकिन है वो उसका भी दिल ना कर रहा हो। मतलब किसी की जगह जाके सोचना चाहिए आपको, है ना? हाँ, उसकी जगह आके जरा सोचे ना, उसकी नोयत क्या है, उसके साथ क्या बीत रही है, कि अगर गलती हो गई है तो उसने गलती क्यों की है, गलती क्यों की है, उसके साथ ऐसा या क्यों ये हुआ, कर नहीं पाया, परफॉर्म करने नहीं के बावजूद क्यों नहीं कर वैसे पाया। देखिए, एक बड़ी तादाद हमारे मुलाजमों की बहुत ज़्यादा IQ नहीं होता उनका, वो को बहुत ज़हीन लोग नहीं होते। एक बड़े एवरेज दुनिया में ये जो बॉडी माइंड कम्बिनेशंस है ना, एक पूरी थ्योरी है। बड़ी दुनिया सिर्फ बॉडी है, माइंड उनका थोड़ा सा है, मुनासिब सा IQ है, बाकी जिस्म और बॉडी है। वो बॉडी जो है फिजिकल वर्क करने के लिए बनी है। ये दुनिया में सारी जो दुनिया चल रही है ना, ये उन लोगों के दम से चल रही मतलब है। अल्लाह ताला ने किसी को किसी चीज़ का तोहफा दिया है, किसी को किसी चीज़ का तोहफा Combinations दिया, है। उसी तरह कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मुलाजमीन है उनको हम इंसान नहीं समझते, हम काम करने वाली मशीन समझते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है जी, ब्रेक के बाद। अच्छा, हमने ये वाली बातें तो कर ली कि मुलाजमीन के साथ क्या सलूक किया जाता है, माशरा क्या करता है उनके साथ, और हम किस तरीके का जो एटीट्यूड है उनके साथ रखते हैं, और किस तरीके से उनकी जो है ना इज़्ज़त करते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलते हैं। मगर एक और पहलू है जिसके ऊपर मुझे लगता है बात करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अभी यहाँ पर डिस्कस होगा कि कासिम साहब, कहा जाता है कि अगर मुलाजिम को ये पता चल जाए कि हमें उसकी ज़रूरत है तो वो मालिक बनने के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या हकीकत है, क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे मुलाजमीन भी तो हैं जो मालिक के साथ वफादार नहीं होते हैं, ठीक है, और यही जो मैंने आपको बात बोली कि फिर मालिक बनने के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, तो ये वफादारी तो कोई नहीं हुई। अच्छा देखिए, ये जो है ना, एक इसको केस स्टडी समझ लेते हैं, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी सिलेक्शन गलत होती है। इस सिलेक्शन एक बाकायदा सब्जेक्ट है, यानी इस पे बाकायदा एक प्रोग्राम हो सकता है कि आपने अगर अपना मुलाजिम हायर करना है, वो घर का मुलाजिम है या ऑफिस का, तो हायरिंग के क्राइटेरियाज़ क्या है, आप कैसे हायर कर सकते हैं, वो चीज़ें जो वो छुपा रहा है आप कैसे जान सकते हैं, आप कैसे सवाल हैं जो पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसकी हिस्ट्री को जानना कितना आसान है, फिर उसकी एक बुनियादी साइकोलॉजी है, उसको जानना कितना आसान है। मेरा ख्याल ये है कि जिस भी घर में मुलाजिम डोमिनेंट है या डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं, उस घर का मालिक जो है वो कमज़ोर है, उसमें कोई खामी है, उसमें कोई कमी है, या बाज़ औक़ात उसमें कोई ऐसी खामी और ऐसी कमी है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप में कैरेक्टर हो, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप फेयर हो, टाइम पे तनख्वाह दे रहे हैं, आपका रवैया ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कोई ब्लैकमेल कर सके आपको, तो मुलाजिम कभी सर पे नहीं चढ़ता। मुलाजिम हमेशा सर पे चढ़ता है, या बदखोइयाँ करता है, या बैकबाइटिंग करता है, या लॉबिंग करने लग पड़ता है कुछ लोगों के साथ मिलके, जब उसको पता होता है कि मेरा मालिक ठीक नहीं है, इसमें कमी है। और ऐसे बड़े घर हैं जहाँ पे घर की मालिका या घर का मालिक, उसकी कुछ कमी है मुलाजिम को, वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब सर, जैसे एक एग्जांपल, मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ, 24 न्यूज़ चैनल में मुलाजमत करती हूँ। मैं यहाँ पर एंकरिंग करने में अपनी इस कुर्सी के साथ खुश ना हूँ और मैं ये सोचूं कि जो मोहसिन नकवी साहब का चैनल है ना, मैं उसकी मालिक बन जाऊँ, ऐसे मैं प्लानिंग करके तो अपने ख्वाब देखना शुरू। इसमें किस हद तक पॉजिटिविटी है और किस हद तक नेगेटिविटी है? ये बेसिकली तो किस सिनेरियो में देखेंगे? देखिए, बेसिकली तो ये एक बड़ी एक नेगेटिव अप्रोच है कि हम किसी को हटा के वहाँ बैठना चाहें, काबिज होना चाहें। लेकिन ऐसा ख्याल आया कहाँ से, ये सोचना पड़ता है ना। किसी ने ऐसा क्या किया कि हमें ये ख्याल आ गया। अच्छा, एक है इंस्पिरेशन की निगाह से देखना, रश्क की निगाह से देखना। रश्क तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं, आप उनको देख के तो फिर आप कहते हैं मैंने भी कामयाब होना है, मैंने भी इस जगह पे पहुंचना है। ये एक पॉजिटिव जज्बा है। लेकिन आप किसी को भी देखें और आप में जेलसी पैदा हो, जैसे मिसाल लीजिए, कई मुलाजिम ऐसे होते हैं वो आपका नुकसान हो बड़े खुश होते हैं। सर, एक एग्जांपल बड़ी अजीब सी है, फिर लोग बात करेंगे, मगर मैं तो हकीकत पे बात करूंगी। बहुत सी तलाक़ें जो हैं ये मेड्स करवाती हैं। हो। जो मियाँ साहब होते हैं उनको हल्की आंच पे लुभा भी रही होती हैं, ठीक है, जब वो बच्चों को छोड़ने के लिए घर से चली जाएं बेगमात, और या किसी ऑफिस में या काम पे या अपने रिश्तेदार की तरफ,
तो जो बता के जाती है इनको उस टाइम पे रोटी देनी है, तो ख़ास तौर पे बाजी का दिया हुआ अच्छा वाला जो जोड़ा होता है वो उस टाइम पे फ़ौरन पहन लेंगी, वरना तो सारा दिन नहाएंगी भी नहीं। वो ख़ास तौर पे उस टाइम पहन लेंगी और साहब के पास जाके जो है ना, जो बेगम साहिबा है उनकी वो बुराइयाँ करेंगी जो उन्होंने कभी की नहीं है, वो बातें करेंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं है। ये भी कहेंगी कि उनके पास फ़ोन आते हैं, वो फ़ोन पे बात करती हैं, बाजी ने एक और फ़ोन भी तो रखा हुआ है, ठीक है। ऐसी चीज़ें बातें करते हैं और ये मेरे अपनी आंखों देखी बातें, मैं किसी और इधर उधर की मिसाल कोई नहीं दे रही। तो इस तरीके की हरकत करती हैं ख़ास तौर पे कि भाई बंदा या तो उधर गिरविदा हो जाए उधर, और कुछ मैंने बहुत से ऐसे सीन ये भी देखे कि लोग अपनी मेट्स के साथ शादी भी कर लेते हैं, अपनी बीवी को तलाक दे के उसकी जगह लाके मलिका की तरह बिठा देते हैं और कहते हैं अब तू ये बच्चे पाल, ठीक है, जो मेरे बच्चे हैं, और उस औरत से बच्चे भी छीन लेते हैं। ऐसे जुल्म देखें। तो ये जो दिमाग में चालाकियाँ आती हैं, ये जो दिमाग में साजिशें होती हैं जो पनप रही होती हैं, तो आप कह रहे थे छोटा जहन होता है इनका, तो ये कौन सा छोटा जहन है जो इतना बड़ा गेम प्ले कर जाती हैं, ये तलाक़ें करा देती हैं भाई लोगों को। ये गेम प्ले तब होता है जब घर में मियाँ बीवी के रिश्ते में गैप है। अगर पहले ही अच्छा रिश्ता नहीं है तो उसमें मुलाजमा घुस जाए, मोहल्ले वाली घुस जाए, कोई घुस जाए, वो स्पेस कहीं ना कहीं तो बनी ना जी। अच्छा, वो स्पेस में कोई असल तो बात फिर अगेन है कि दो लोगों में अगर कमिटमेंट ही नहीं है, और अगर वो कमिटमेंट इस लेवल का नहीं है कि उसमें उन्होंने कह लीजिए गैप छोड़ा ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेट वो स्पेस तो कोई भी आके फिल कर देगा। तो सर ये जो इस तरह की मुलाजमा होती हैं आग लगाओ वाला काम भी करती है, जैसे ऑफिस में भी कोई बंदा काम कर रहा है, ग्रुपिंग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, मालिक के खिलाफ बात करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, यार ये करेंगे मैं छोड़ूंगा तू भी छोड़ देना, मैं ये करूंगा मैं हड़ताल तू भी करना हड़ताल, तो ये मालिक के खिलाफ ही जा रहे हैं ना, इधर वफादारी तो कोई नहीं है। फिर ये मिजाज है जी। ऑनरशिप का तो पूरी नेशन को मसला है, हर कोई ऑन करने को तैयार ही नहीं काम को, लेकिन ये प्रॉब्लम जो आपने बताई ये एक ऑनरशिप का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक ना मिजाजों में एक मिजाज होता है जासूस का मिजाज, तो मुलाजिम ये जासूसी वाला काम भी कर रहे होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन लेके कहीं मुंतकिल कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो देखते हैं कि जी साहब शकी हैं तो वो जो है साहिबा उनकी बातें बताने लग पड़ेंगे, या वो देखेंगे जनाब जो घर की मालकन है वो जानना चाहती है, वो कुछ खरीदना चाहती है, तो ऐसे कैरेक्टर्स पैदा हो रहे हैं दफातर में, घरों में, जो उनको ला के इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कल तो मैंने खुद देखा कि उनकी शर्ट पे लिपस्टिक लगी हुई थी। अब वो कोई ना कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देंगे और वहाँ से खराबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आप आए मगर बड़े अहम टॉपिक को आपने छेड़ा, और फिर मिलेंगे कासिम साहब के साथ किसी इसी तरह के अहम मौजू को आपके सामने रखेंगे और उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। सी यू टुमारो।